लेट्स डू दिस, वेज वर्सेज नॉन वेज। तो इस टॉपिक को हम 3 आर्गूमेंट्स में डिवाइड करके समझते हैं। फर्स्ट, इज इंडिया रियली अ वेजिटेरियन कंट्री? सेकेंड, विच वन इज गुड फॉर हेल्थ? एंड थर्ड, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड मीट बैन? दिल्ली में नवरात्र के दौरान मीट दुकानों को बंद रखने के फैसले पर अब बवाल बढ़ता जा रहा है। मेरे हाथ में लोगों ने कांच से हमला किया और मेरे हाथ में इतनी जोर से चोट आई, मुझे तो पता भी नहीं चला कि किस वजह से ये लोगों ने हमला किया। तो चलिए अब थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं। तो इंडिया टुडे के इस मैप के अनुसार इंडिया में नॉन वेजिटेरियन 75% है और ये मैप के अनुसार 27% लोग वेजिटेरियन हैं। तो आपको रफ आइडिया हो गया होगा कि कंडीशन क्या है। 2021 में स्विगी इंडिया ने कहा था कि बिरयानी इज़ द मोस्ट ऑर्डर्ड फूड। इंडिया में हर 1 मिनट में 115 बिरयानी ऑर्डर की जाती है। दैट्स अमेजिंग। तो सबसे पहले डाटा देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा वेजिटेरियंस पाए जाते हैं, जिसमें 50% वुमेंस वेजिटेरियन है एंड 33% ऑफ मेन आर वेजिटेरियंस। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, वेस्टर्न इंडिया में 31% वुमेन वेजिटेरियन है एंड 23% मेन आर वेजिटेरियन। पर इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि वेस्ट में जो ये परसेंटेज इतना हाई है, इसका वजह है गुजरात, बिकॉज गुजरात सबसे बड़ा वेजिटेरियन स्टेट है वेस्ट में। पर कहानी तब बदल जाती है जब आप साउथ इंडिया में आते हो। केवल 8% वुमेन ही वेजिटेरियन है और केवल 5% मेन। इन ईस्ट 7% एंड 4% एंड इन नॉर्थ ईस्ट 2% एंड 1%। तो अगर आप इस डाटा से अंदाज़ा लगाओगे फिर भी 50% ही लोग हैं जो वेजिटेरियन होंगे। तो पहली बात तो ये समझना होगा कि इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन वेजिटेरियन नहीं है और ये डाटा केवल मीट ईटर्स की ही नहीं है। अगर हम इसमें एग ईटर्स को इसमें ऐड कर देंगे तो ये वेजिटेरियंस का परसेंटेज और घट जाएगा। इसके बावजूद जेएनयू में मीट को लेकर वायलेंस हुई, पर ये क्यों हुआ और मेरा ओपिनियन क्या है वो हम लास्ट में बात करेंगे। नाउ, विच इज़ गुड फॉर हेल्थ? तो इसमें पहला आर्गूमेंट है कि नॉनवेज खाने से हमारे इन्वायरमेंट पे बुरा असर पड़ता है। तो ये जो चार्ट है वो ये शो करता है कि ये फूड्स कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन करते हैं। अब ये होता कैसे है आइए समझते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि ज़्यादातर जो वेजिटेबल्स है वो यहाँ नीचे है, मतलब बहुत कम एमिशन करते हैं। पोल्ट्री और एग्स मॉडरेट, और इफ़ यू कंसीडर बीफ देन बीफ सबसे ज़्यादा एमिशन करता है। तो इसका मतलब ये है कि बीफ इज़ द वर्स्ट फूड टू ईट फॉर क्लाइमेट चेंज। एंड बीफ का मतलब सिर्फ काऊ नहीं होता है, कोई भी बड़े एनिमल्स को बीफ कहा जाता है। शिप्स या काउज वैसे तो फूड डाइजेस्ट कर सकते हैं जो बहुत कम एनिमल्स कर सकते हैं, जैसे कि ग्रास, और इस डाइजेशन के प्रोसेस को एंटेरिक फर्मेंटेशन कहते हैं। और इसके डाइजेशन से जो भी बाई प्रोडक्ट निकलता है वो है मीथेन, जो कि एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। और केवल 5% यहाँ से एमिशन होते हैं और 95% यहाँ से। इसीलिए आपने इन एनिमल्स को ऐसे बर्प करते देखा होगा। और मीथेन क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा कारण है। ये सेकेंड मोस्ट ग्रीन हाउस गैस है आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड। और मीथेन ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है, बिकॉज ये कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। अब दूसरा आर्गूमेंट है कि वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हमारे डेली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सच एज प्रोटीन इंटेक को फुलफिल नहीं करती है। पर इसका काउंटर आर्गूमेंट ये होगा कि पनीर, दाल, इन चीज़ों में प्रोटीन होता ही है। पर आप सिंपली ये समझो कि एक लेग पीस में जितना प्रोटीन होता है उतना एक पूरा कटोरी भर के दाल लेना होगा तब प्रोटीन मिलेगा, विच इज़ वेरी टफ। वो भी पतली नहीं, मोटी दाल होनी चाहिए। पर आप कहोगे अच्छा ऐसा है तो ये बताओगे हरियाणा तो सबसे बड़ा वेजिटेरियन स्टेट है, फिर इंडिया में ज़्यादातर रेसलर, बॉक्सर, इन जैसे स्पोर्ट्स में हरियाणा कैसे आगे है? तो इसका जवाब है कि पंजाब एंड हरियाणा में डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, लस्सी एंड पनीर का कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है। जो स्टेट्स ज़्यादा वेजिटेरियन हैं वहाँ स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, एनीमिया, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लॉस ज़्यादा देखे गए हैं। तो ICMR के डाटा के हिसाब से अगर बॉडी का प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के लिए कम से कम हमें 90 ग्राम दाल लेना होगा। सो इट इज़ वेरी टफ टू कंज्यूम सो मच दाल एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। पर मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आपको दाल छोड़ देना चाहिए और नॉनवेज कंज्यूम करना चाहिए, बिकॉज उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। ये तो हर इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है कि वो क्या कंज्यूम करना चाहता है। आई टोटली सपोर्ट दिस कि लोगों को जो पसंद है, अगर आपको दाल पसंद है आप दाल खाओ, आपको चिकन पसंद है आप चिकन खाओ। मैं कौन रहता हूँ कुछ बोलने वाला। अब एक और आर्गूमेंट है कि वेजिटेरियन के सपोर्ट में एक एनिमल्स की भी फीलिंग्स है। आप जब कंजम्पशन के लिए उनको मारते हो तो ये एक बहुत इनह्यूमन प्रैक्टिस है।
तो इसका काउंटर जवाब ये रहता है कि प्लांट भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी भी तो फीलिंग्स है। तो इसका सही जवाब इस वीडियो में छुपा है, जो कि आप देख सकते हैं। शाकाहारियों पे अक्सर ये इल्ज़ाम लगता है कि देखो तुम भी तो पेड़ पौधा खा रहे हो, उसमें भी तो जान है। चलो वो इल्ज़ाम मान लो सही भी है, तो मांसाहारी ये तो बताएं कि तुम तो बकरा खा रहे हो, तो तुमने तो बकरे को भी मारा, और बकरे ने जो कुंटलों पत्ते खाए, उन पत्तों की, उन पौधों की भी हत्या का इल्ज़ाम तुम्हारे ही ऊपर है, क्योंकि बकरे को तो वो सब कृत्रिम रूप से खिलाए गए ताकि तुम बकरे को खा सको। ये बात समझ में आ रही है? बहुत। पर इन चीज़ों के बावजूद इंडिया में मीट बैन का कारण हेल्थ या क्लाइमेट नहीं है, बल्कि रिलीजन एंड कास्ट है। जब दिल्ली में नवरात्रा में मीट बैन किया गया, तब ये कहा गया कि वहाँ हिंदू मेजोरिटी है, इसीलिए उनकी फीलिंग्स हर्ट ना हो, इसलिए बैन होना चाहिए। मगर अब मेजोरिटी को सेटिस्फाई करने के लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि सऊदी जैसी कंट्रीज़ में रमज़ान के वक्त दिन में फूड्स आइटम्स बेचना अलाउड नहीं होता है। तो कश्मीर, जहाँ की मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम है, कल वो डिमांड कर दे कि रमज़ान में फूड आइटम्स पे रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि उनकी सेंटिमेंट्स हद होती है। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी नहीं चलती है। डेमोक्रेसी में लोगों को आज़ादी होती है कि वो अपने इच्छा अनुसार खा सकते हैं और पहन सकते हैं। अब सेकेंड आते हैं कास्ट पे। 2014 के एक डाटा के हिसाब से शेड्यूल कास्ट में नॉन वेजिटेरियंस की ज़्यादा पॉपुलेशन है जनरल ग्रुप के कंपैरिजन से। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने बुक में ये भी बताया था कि दलित्स को अनटचेबल का स्टेटस इसीलिए दिया गया था क्योंकि वो बीफ कंज्यूम करते थे। जो स्टेट्स ज़्यादा वेजिटेरियन हैं वहाँ स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, एनीमिया, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लॉस ज़्यादा देखा गया है। इसलिए इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इतना नीचे आता है, क्योंकि इसका जो डाटा निकलता है वो इस बेसिस में निकलता है कि हम कितना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करते हैं। और चिकन एंड एग्स में ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो हमें हेल्प कर सकती है इन प्रॉब्लम से बचने के लिए। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है अगर मिड डे मील्स में एग्स को प्रोवाइड किया जाने लगे तो। पर डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से हमने देखा कि कर्नाटका में एक बैन कर दिया गया था मिड डे मील्स के दौरान। पर डाटा ये बताती है कि वो स्टेट्स जो अंडे प्रोवाइड करती है, जैसे कि तमिलनाडु एंड केरला, उससे माल नरिशमेंट की प्रॉब्लम कम देखी गई है। अब चाहे तो दूध या केले भी दे सकते हैं मिड डे मील में, पर दूध और केले के कंपैरिजन में एग्स की प्रोटीन वैल्यू ज़्यादा होती है और एग्स चीप भी है और इसका लाइफ सेल भी ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं कि मीट बैन से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब सबसे बड़ी बात कि ये कि सब जो बैन होता है अक्सर इससे छोटे दुकानदार प्रभावित होते हैं, न कि KFC और मैकडॉनल्ड्स जैसे रेस्टोरेंट्स। उनको नहीं कहा जाता है कि आप जाकर अपने रेस्टोरेंट्स बंद कर दो और मीट बैन कर दो। बंद होने से हम लोग को समस्या आ गया है कि हम लोग को कैसे चलेगा 9-10 दिन तक, किस तरह से हम रहेंगे। और ये लागू करना ही था तो 1 तारीख को नोटिस दे देते हैं। सब नुकसान हो जाएगा। और यहाँ लेबर सब कम से कम 35 शॉप हैं, यहाँ सब लेबर आपके सामने खड़ी हुई है और आप देख रहे हैं कि क्या। इन सब चीज़ों को लेकर मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ सबको आज़ादी है कि वो कुछ भी खा और पहन सकते हैं। फूड एक मीडियम होनी चाहिए लोगों को यूनाइट करने के लिए, ना कि वायलेंस के लिए। एक ऐसा देश जो हंगर इंडेक्स में बहुत नीचे है, वहाँ कितने लोग खाना खा पा रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि क्या खा रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है।